भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है 10वीं अनुसूची में। किसमें है? 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में दल बदल है। आप याद कीजिए, समझ गए ना? यहां पर दल बदल को लेकर जो है थोड़ा हम आपको बताते हैं। चलिए आइए देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, हमने आपको बताया है, पहले भी बताया है। 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत अगर देखा जाए तो दल बदल कानून को लागू किया गया है। देखिए होता क्या है कि जैसे होता क्या है आप समझिएगा, होता क्या है कि अब कोई नेता है, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस में चल गया, या कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा भाजपा में चल गया। इस प्रकार की व्यवस्था को रोकने के लिए ही दल बदल अधिनियम 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत आया है। और जब दल बदल अधिनियम आया था तो आपको उस समय अगर हम लोग देखें तो दल बदल अधिनियम जब आया था तो उस समय यह प्रावधान था कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी का 1/3 सदस्य एक दल से दूसरे दल में जाता है, एक दल से दूसरे दल में जाता है, जब दल बदल अधिनियम 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत आया था तो उस समय यह प्रावधान था कि अगर किसी एक राजनीतिक दल का विधायक या सांसद एक दल से दूसरे दल में जाता है तो फिर उस पर दल बदल अधिनियम लागू नहीं होगा, मतलब उसकी विधायकी या सांसदी समाप्त नहीं होगी, उसकी विधायकी या सांसदी समाप्त नहीं होगी। लेकिन आगे चलकर आपको 91वां संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया, 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है 1/3 प्रावधान को 1/3 से हटाकर 2/3 कर दिया गया है। और यह प्रावधान किया गया है कि अब अगर किसी एक दल के 2/3 विधायक या 2/3 सांसद एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं तब उन पर दल बदल विधेयक, दल बदल कानून लागू नहीं होगा। अगर एक भी कम जाता है तो उस पर दल बदल कानून लागू होगा। कहने का मतलब यह हुआ, अगर आप नहीं समझे हैं तो देखिए समझिए। ऐसे तो ये रैपिड रिवीजन है, इसमें बहुत ज्यादा समझाने का है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ समझाए हैं। चलिए छोड़िए, इतना याद रखिएगा, बस हो गया। अब कितना समझाएंगे हम। चलिए आगे आइए। अब राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक कर रख सकती है? 14 दिन। सुबह में चर्चा कर चुके हैं। संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया। देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में हुआ। इसके अध्यक्ष शुरू में मोरारजी देसाई बने थे, लेकिन आपको जो है जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। और जब मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री बन गए तो फिर प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष के हनुमंथैया को बनाया गया। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने ही भ्रष्टाचार को समाप्त करने को लेकर लोकपाल के गठन की सिफारिश किया। और फिर भारत में लोकपाल के गठन को लेकर जो है पहली बार संसद में लोकपाल विधेयक 1968 में आया। पहली बार संसद में लोकपाल विधेयक 1968 में आया, लेकिन पारित नहीं हो सका। फिर समय समय पर लोकपाल बिल भारत की संसद में आता रहा, लेकिन लोकपाल विधेयक अन्ना आंदोलन के वजह से 2013 में पारित हुआ। अन्ना आंदोलन के वजह से 2013 में पारित हुआ। तो लोकपाल बिल पहली बार संसद में 1968 में आया, पारित नहीं हो सका, फिर आया, फिर पारित नहीं हो सका, फिर आया, फिर नहीं पारित हो सका, लेकिन अंत अन्ना आंदोलन के दबाव के कारण 2013 में पारित हो सका। तो ठीक है, अगर आप एग्जाम देते हैं, असफल हो जाते हैं, हारना नहीं है, फिर से उठना है, फिर से करना है, फिर से हारेंगे, फिर से उठेंगे, फिर से करेंगे, लगातार करते रहेंगे, एक ना एक दिन आप सफल जरूर हो जाएंगे। धैर्य नहीं खोना है बाबू, हम यही बोलना चाह रहे थे। और लोकपाल विधेयक 2013 में पारित हुआ और भारत में लोकपाल का गठन जनवरी 2014 में हुआ। जनवरी 2014 में लोकपाल का गठन हुआ और लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष बने। और फिर अभी लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? अजय माणिकराव खानविलकर।
आगे। और एक बात जानिए बाबू, आपको लोकपाल, जिस प्रकार की जो लोकपाल है, लोकपाल को अंग्रेजी में ओम्बुड्समैन कहा जाता है, और लोकपाल का गठन सर्वप्रथम स्वीडन में 1809 में हुआ था। स्वीडन में 1809 में हुआ था, और भारत में बताइए 2014 में हुआ। भारत कितना पीछे है। जिस प्रकार केंद्रीय स्तर पर लोकपाल होता है, उसी प्रकार से राज्य स्तर पर लोकायुक्त होता है। लोकायुक्त होता है। और लोकायुक्त अधिनियम की अगर हम लोग बात करें तो लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला प्रथम राज्य बना है ओडिशा। ओडिशा बना है। ओडिशा लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला प्रथम राज्य बना है। और लोकायुक्त का गठन करने वाला प्रथम राज्य बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र प्रथम राज्य बना है लोकायुक्त का गठन करने वाला, और लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला प्रथम राज्य ओडिशा। और बिहार में लोकायुक्त का गठन 1973 में हुआ है। बिहार में लोकायुक्त का गठन 1973 में हुआ है। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्सरम कौन अनुच्छेद में वर्णित है? 23 में। कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? दिनेश गोस्वामी समिति, बहुत बार बता चुके हैं। अशोक मेहता, GV.K. रॉय, LM सिंह भी पंचायती राज से संबंधित है, दिने में बताए हैं। भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने थे? पिनाकी चंद्र घोष। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है? देखिए, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में जो है, एक बंधुत्व मतलब एक भाईचारा स्थापित करने की बात की गई है, दो समानता स्थापित करने की बात की गई है। और जो दो समानता स्थापित करने की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता स्थापित करने की बात की गई है। फिर 3 न्याय स्थापित करने की बात की गई है, और जो 3 न्याय स्थापित करने की बात की गई है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता स्थापित करने की बात की गई है। विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। तो इसमें न्याय 3 न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। तो कानूनी न्याय की बात नहीं की गई है। आंसर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63, 64, 65। अनुच्छेद 62 कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अनुच्छेद 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और अनुच्छेद 65 की अगर हम लोग बात करें तो जो अनुच्छेद 65 है, अनुच्छेद 65 यह कहता है, क्या कहता है अनुच्छेद 65? सुनिए, अनुच्छेद 65 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 65 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, और अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उपराष्ट्रपति को वही वेतन, सुख सुविधा मिलता है जो एक राष्ट्रपति को मिलता है। और उस दौरान वे राज्यसभा के सभापति के तौर पर काम नहीं करते हैं, और उस दौरान राज्यसभा के सभापति के तौर पर काम राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। तो अनुच्छेद 65। इसके बाद अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 यह कहता है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो तो फिर राष्ट्रपति के रूप में काम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। और 1969 में हुआ भी है। 1969 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह लगभग 1 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक राष्ट्रपति और फुल टाइम पूरे 5 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति के तौर पर भी काम किए हैं। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 26। 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरण में हुए हैं? 7 चरण में हुए हैं। 7 चरण में हुए हैं 17वीं लोकसभा चुनाव। 7 चरण में हुए हैं। 7 चरण में ही हुआ है क्या जी? 7 में हुआ है? 7 में हुआ है। भारत के संविधान में कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? याचिका हिंदी शब्द है, इसका अंग्रेजी होता है रीट। तो 5 प्रकार के रीट का उल्लेख है। 5 प्रकार के रीट का जो उल्लेख है, उत्प्रेष 5 प्रकार के रीट का जो उल्लेख है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करना। परमादेश जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। फिर प्रतिषेध जिसका अर्थ होता है रोकना। अधिकार परीक्षा लेख, किस अधिकार से, किस अधिकार से, किस अधिकार से।
तो बंदी प्रत्यक्षीकरण 1, परमादेश 2, प्रतिषेध 3, अधिकार परीक्षा 4 और उत्प्रेषण 5। उत्प्रेषण 5 और उत्प्रेषण का अर्थ होता है प्रमाणित या सूचित करना। तो रीट यानी याचिका 5 प्रकार का होता है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका शाब्दिक अर्थ सशरीर प्रस्तुत करना। दूसरा परमादेश यानी हम आदेश देते हैं। तीसरा प्रतिषेध यानी रोक। चौथा अधिकार परीक्षा यानी किस अधिकार से। और पांचवा उत्प्रेषण यानी प्रमाणित करना या सूचित करना। और उत्प्रेषण रीट को ही पोस्टमार्टम की संज्ञा दी जाती है। कौन सी की संज्ञा? पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम की संज्ञा जो है उत्प्रेषण को दी जाती है। तो आंसर हो जाएगा कौन याचिका का उल्लेख नहीं है संविधान में? आदेश। आदेश का उल्लेख नहीं। अरे कहां गया जी? यहां से लाइव चल रहा है ना? अरे कहां है जी? कहां चल जाता है? लाइव चल रहा है, देखो। कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? यानी उपराष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, सही है। 35 वर्ष उम्र हो, सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह तो नहीं। राज्यसभा का सदस्य बनने का योग्यता रखता हो, लोकसभा नहीं, राज्यसभा का सदस्य बनने का योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य भी ना हो, योग्यता रखता हो। वैसे ही राष्ट्रपति में लोकसभा का सदस्य ना हो, लोकसभा का सदस्य बनने का योग्यता रखता हो। तो यही गलत है, आंसर सी। नेक्स्ट, भारत में प्रधानमंत्री। भारत में प्रधानमंत्री जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं और भारत में उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के तौर पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होते हैं। तो लोकसभा द्वारा निर्वाचित, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अधिकार देता है, राष्ट्रपति को शक्ति देता है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने का अधिकार। और जैसे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है, राज्यपाल को अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। और आपको केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल या प्रशासक को अध्यादेश जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 239 का ख या बी देता है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता? प्रकलन समिति। प्रकलन समिति के अध्यक्ष सत्ताधारी दल का ही कोई नेता होता है। और प्रकलन समिति का गठन, प्रकलन समिति को ही आकलन समिति या एस्टीमेट कमिटी भी कहते हैं। इसका गठन 1950 में हुआ है और यह सबसे बड़ा अस्थायी संसदीय समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। जिस प्रकार प्रकलन समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का ही कोई नेता होता है, उसी प्रकार लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का कोई नेता होता है। विपक्ष का कोई नेता होता है। और जैसे वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल है जो कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सदस्य हैं। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो है विपक्ष के ही कोई नेता होते, विपक्ष के कोई नेता। और लोक लेखा समिति का गठन 1921 में हुआ है। इसमें 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। फिर सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर 1964 में हुआ है और इसमें भी 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। तो आंसर ए। और एक बात और जानिए बाबू आप, सार्वजनिक उपक्रम जैसे प्रकलन समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का ही कोई नेता होता है, लोकसभा का लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का ही कोई नेता होता है। वैसे ही सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष अगर देखा जाए तो सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष सामान्य तौर पर सत्ताधारी दल का ही कोई नेता होता है। सत्ताधारी दल का ही कोई नेता होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है, परंतु सामान्य तौर पर सत्ताधारी दल का ही कोई नेता होता है। कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? मूल कर्तव्यों का उल्लेख 51 के क में है। 51 के क में है। 49 की अगर हम लोग बात करें तो 49 में है राष्ट्रीय स्मारकों को संरक्षण, 50 में है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, 51 में है अंतरराष्ट्रीय शांति और समृद्धि जो कि भारत की विदेश नीति भी है। भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। वरीयता का सही क्रम क्या है? देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, लास्ट में लगाया है, कंफर्म है। हाँ देखिए यहां पर, देखिए बाबू थोड़ा सा समझिएगा आप। जानते हैं अनुशासन बनी रहे, राजनेताओं के बीच अनुशासन बनी रहे, इसी को लेकर जो है वरीयता क्रम 26 जुलाई 1979 को जारी किया गया है। इसमें पहला रैंक पर है राष्ट्रपति, दूसरा स्थान उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यपाल, पांचवा भूतपूर्व राष्ट्रपति, छठा 5 का कमा उप प्रधानमंत्री,
छठा, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। सातवां, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, अपने अपने राज्य में उपाध्यक्ष, नीति आयोग, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता। सात का क, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। आठवां, राजदूत। नौवां, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। नौ का क, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। 10वां, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य। 11वां, भारत के महान्यायवादी। 12वां, जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले सेना अध्यक्ष। तो ये वरीयता क्रम है बाबू आपको। पहला स्थान पर राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री। अब जैसे मान लिया जाए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब है, अब माल्यार्पण करना है तो पहले राष्ट्रपति करेंगे, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री करेंगे। तो इसको जो है बाबू आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर, क्या नंबर क्वेश्चन है जी? थकना नहीं है, हारना नहीं है, जीतने के लिए जीतोड़ मेहनत करना होता है। सफलता 56 भोग है बाबू सोना, दाल भात चोखा नहीं है कि हर कोई खा ले। दाल भात चोखा रहता तो सब कोई खा लेता। सफलता क्या है? 56 भोग। सफलता हर किसी को नहीं मिल सकता है। सफलता के लिए त्याग जरूरी है। जो त्याग करेगा वही सफल होगा और जो त्याग नहीं करेगा वो सफल नहीं होगा। सफलता के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, याद रखिए आप, समझे? आज जो आप दर्द सह रहे हैं वही आपकी ताकत बनेगी बाबू लोग। वरीयता क्रम का सही क्रम, हा 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 हा, हाँ सही क्रम है सी नंबर। राष्ट्रपति 1, उपराष्ट्रपति 2, प्रधानमंत्री 3, राज्यों के राज्यपाल 4, भूतपूर्व राष्ट्रपति 5। भूतपूर्व राष्ट्रपति कितना? 5। 5 का क होगा भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 का क। ठीक है, सी नंबर सही उत्तर होगा, सी। सी। आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? 20 और 21। 20 और 21 समझा चुके हैं दिन में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन किया जाता है? देखिए, स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन 6ठी अनुसूची के तहत होता है और जिस प्रकार स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन 6ठी अनुसूची के तहत होता है, 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन जो है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में होता है। उसी प्रकार 5वीं अनुसूची के तहत जो है आपको जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन होता है। जनजातीय सलाहकार परिषद 5वीं अनुसूची के तहत जो है राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन होता है। जनजातीय सलाहकार परिषद। राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? मतलब मुख्यमंत्री के विषय में कौन गलत है? अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य एकदम सही है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक, हाँ। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, हाँ। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, ना, गलत है। डी 151 डी। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 29 और 30 में। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 को पढ़िए ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 कहता है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 कहता है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में या उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो उसका निपटारा करेगा सर्वोच्च न्यायालय। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति, एकमात्र राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए हैं, वे है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। इसके अलावा 3 उपराष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए हैं और जो 3 उपराष्ट्रपति है निर्विरोध चुने गए हैं, एक का नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे का नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह और तीसरे का नाम है शंकर दयाल शर्मा। एक राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए हैं नीलम संजीव रेड्डी, 3 उपराष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह। और एक बात याद रखिएगा बाबू आप,
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने हैं गणेश वासुदेव मौलंकर, और वर्तमान में 18वीं लोकसभा अस्तित्व में है। और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। ओम बिरला 18वीं लोकसभा के जो है बाबू आपको अध्यक्ष है। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है कौन? तो श्रीमती मीरा कुमार। और द्वितीय महिला अध्यक्ष बनी है कौन? तो सुमित्रा महाजन। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है 6 माह के लिए, 6 माह के लिए। राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना, कुछ समय के लिए निलंबन करना, कुछ समय के लिए निलंबन करना, ये क्या कहलाता है? देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार अनुच्छेद 72 देता है। राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 72। कौन देता है? अनुच्छेद 72। और राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार अनुच्छेद 161 देता है। और राष्ट्रपति 5 प्रकार से क्षमा करता है और राज्यपाल भी 5 प्रकार से क्षमा करता है। एक क्षमा के अंतर्गत बिना किसी शर्त का पूर्णतः माफ कर दिया जाता है। एक होता है आपको क्षमा के बाद, एक होता है लघुकरण, एक होता है परिहार, एक होता है विराम, और एक होता है प्रविलंबन। क्षमा के अंतर्गत पूर्णतः माफ कर दिया जाता बिना किसी शर्त का। दूसरा लघुकरण, इसमें सजा के प्रकृति को बदला जाता। क्या किया जाता? सजा के प्रकृति को बदला जाता। क्या किया जाता? सजा के प्रकृति को बदला जाता है। सजा के प्रकृति को बदला जाता है। सजा के प्रकृति को बदला जाता है। जैसे किसी को मृत्यु दंड है तो मृत्यु दंड को समाप्त करके आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। किसी को मृत्यु दंड है तो मृत्यु दंड को समाप्त करके आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। तो जब सजा की प्रकृति को बदला जाता है तो लघुकरण। फिर परिहार, जब सजा की मात्रा को कम किया जाता है तो परिहार। जैसे मान लिया जाए किसी को 5 वर्ष जेल की सजा मिली है तो 5 वर्ष को घटा करके 2 वर्ष कर दिया गया। फिर विराम, देखिए बाबू, अगर कोई जेल में बीमार व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति है, और फिर अगर हम लोग देखें कोई गर्भवती औरत है, तो इस विषम परिस्थिति में जब सजा के ऊपर रोक लगाया जाता है तो उसको विराम कहते हैं। फिर प्रविलंबन का अर्थ होता है टालना। कुछ समय के लिए टालना, कुछ समय के लिए निलंबन, यह कहलाता है प्रविलंबन। और प्रविलंबन का प्रयोग सामान्य तौर पर राष्ट्रपति उस दोषी व्यक्ति के संदर्भ में करते हैं जिसको फांसी का सजा मिला है, फांसी का सजा। क्योंकि फांसी की सजा प्राप्त व्यक्ति को भी अनुच्छेद 21 ज्यादा से ज्यादा दिन तक जीवन जीने का अधिकार देता है। तो प्रविलंबन का प्रयोग जो है उस व्यक्ति के संदर्भ में किया जाता है जिसको फांसी की सजा मिली है। तो दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना प्रविलंबन कहलाता। क्या कहलाता? प्रविलंबन। कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, आप टोटल 6 ऐसे मुख्यमंत्री हैं, टोटल 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, एगो है मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने से पहले मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। दूसरे हैं चौधरी चरण सिंह जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तीसरे है एचडी देवगौड़ा, ये प्रधानमंत्री बनने से पहले जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो ABC ये तीनों मुख्यमंत्री बनने से पहले जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री थे। ये 3 के अलावे चौथा विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, बाद में जाकर के देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बाद में जाकर देश के प्रधानमंत्री बने। फिर नरेंद्र मोदी, ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बाद में जाकर देश के प्रधानमंत्री बने। तो टोटल 6, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, एचडी देवगौड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, नरेंद्र मोदी, ये 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा की अगर हम लोग बात करें तो ये 2 दफा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं, एक बार 1964 में, दूसरी बार 1966।
1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का पद पर रहते हुए निधन हो गया तो गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। फिर 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री का पद पर रहते हुए निधन हो गया प्रधानमंत्री के तौर पर, तो फिर से दोबारा गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और गुलजारी लाल नंदा 2 दफा कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही बने हैं। पहली बार 1964 में पंडित नेहरू के निधन होने पर, दूसरी बार 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन होने पर। और लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका निधन भारत से बाहर हुआ है, जिनका निधन भारत से बाहर हुआ है, जिनका निधन भारत से बाहर हुआ है, ताशकंद में हुआ है जनवरी 1966 में। और 3 ऐसा प्रधानमंत्री है जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। आंसर गुलजारी लाल नंदा। राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अगर हम लोग बात करें तो इसने ही मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश किया। संथानम कमेटी के सिफारिश पर जो है आपको सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का गठन 1963 में और सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन जो है 1964 में हुआ है। तो संथानम समिति जो है इसका संबंध भ्रष्टाचार से है। कौन चीज से है? भ्रष्टाचार निवारण से है। और संथानम आयोग के सिफारिश पर ही सीबीआई का गठन 1963 में, सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में हुआ है। धर कमेटी का संबंध जो है राज्य पुनर्गठन आयोग से है। धर, जेबीपी, इसके बाद जो है फजल अली राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। फजल अली संबंधित है राज्यों के पुनर्गठन से। और फजल अली आयोग की अगर हम लोग बात करें तो इसका गठन 1953 में हुआ है। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी है और इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होनी चाहिए। और इसी आयोग के सिफारिश पर राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए। इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लिखित है? देखिए ध्यान दीजिएगा, 42वां संविधान संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची के 5 विषय, राज्य सूची के कितने विषय? 5 विषय, राज्य सूची के 5 विषय, राज्य सूची के 5 विषय को राज्य सूची से हटाकर के समवर्ती सूची में डाला गया। और राज्य सूची के जो 5 विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया, एक था शिक्षा, दूसरा था वन, तीसरा था वन्य जीवों का संरक्षण, तीसरा था वन जीवों का संरक्षण, चौथा मापतौल और छठा न्याय प्रशासन। तो शिक्षा वन सही है, वन जंगली जानवरों का संरक्षण, शिक्षा पक्षियों का संरक्षण, वन स्थानीय सरकार। इसका उत्तर हो जाएगा वन और स्थानीय सरकार। 162 डी। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय है। देखिए भारत में अगर हम लोग देखें तो भारत में जो है, भारत में अगर हम लोग देखें तो भारत में सामान्य तौर पर संसद की बैठक सुबह में 11 बजे शुरू होती है। 11 से 12 का जो समय होता है ये प्रश्न काल होता है, क्वेश्चन आवर होता है। और फिर क्वेश्चन आवर प्रश्न काल के ठीक बाद का जो काल होता है वो शून्य काल होता है। प्रश्न काल के ठीक बाद का काल क्या होता है? शून्य काल। और शून्य काल के बाद अगर हम लोग देखें तो लंच ब्रेक होता है। क्या होता है? लंच ब्रेक। तो वह ठीक समय जब प्रश्न काल समाप्त होता है। प्रश्न काल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति बिना कोई विषय उठाते हैं। तो देखिए बाबू, प्रश्न काल में जानते हैं, प्रश्न काल में पहले से अनुमति लेकर के, प्रश्न काल में पहले से अनुमति लेकर ही आप प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन शून्य काल में जो है बिना अध्यक्ष की अनुमति, बिना पहले अध्यक्ष की अनुमति के भी जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रश्न काल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब अध्यक्ष सदस्य की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। यहीं पर खा लो नहीं यार, यहां पर खा सकता है, यहां पर बैठ करके खाओ, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर बैठ के खाओ ना, कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक है, हमको नहीं लगेगा तुमको देख करके भूख। भारतवर्ष में जल प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? भारतवर्ष में जल प्रदूषण अधिनियम जो है 1974 में पारित हुआ है। 1974। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया है। और यह प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सीट के 15% से अधिक नहीं होगा। और राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा के
15% से अधिक नहीं होगा। संसद की गणपूर्ति निश्चित है। सदन की सदस्यता का 10वां भाग, 2/3 भाग, 1/3, 10वां भाग, 10वां भाग। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा या से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40। समान नागरिक संहिता 44। समान नागरिक संहिता 44। कृषि पशुपालन 48। न्यायपालिका का कार्यपालिका पृथककरण 1। तो आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 आंसर ए। नेक्स्ट, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? समाजीकरण। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। यह सृजन अथवा समाप्ति जो है अनुच्छेद 169 के तहत किया जा सकता है और राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की गई है? चौथी अनुसूची। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? अभी तुरंत बताएं। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, लेकिन वे किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे, परंतु चौधरी चरण सिंह जो है आपको पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव पहले जो है आपको आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। तो आंसर हो जाएगा डी। खाइए खाइए, कोई बात नहीं है बाबू, खाइए, ठीक है। मेरे चक्कर में आपका है, भूखे रहिए, खाइए। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया? 42वां, 44वां, 24वां, 48वां। 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत जो है यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना सीट हासिल करना है? 1/10। 1/10। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? देखिए बाबू, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है, वैसे ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी पद से हटाया जाता है। दिन में बताए हैं हम आपको, ठीक है ना। अब लेटेस्ट जो संविधान संशोधन है, 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया है। 102वां के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 103वां के तहत जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण, और 104 के तहत जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद 105वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह ओबीसी का सूची बना सकता है। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह ओबीसी का सूची बना सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके बाद 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 1/3 तक आरक्षण प्रदान किया गया है। इसी वजह से 106वां संविधान संशोधन अधिनियम को नारी वंदना अधिनियम भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 आंसर बी। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के मॉनिटर होते हैं, लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो एक बात बाबू सोना गौर किए हैं, ज्यादातर प्रश्न कार्यपालिका से है, विधायिका से है, न्यायपालिका से। ज्यादातर प्रश्न कार्यपालिका विधायिका से है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका पर पूरा स्ट्रॉन्ग पकड़ बनाना है। हम क्लास के बच्चों को शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं, कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका। इसके अलावे केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज, संविधान संशोधन, संवैधानिक गैर संवैधानिक संगठन और मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पॉलिटी में ये 7-8 टॉपिक पर पूरा स्ट्रॉन्ग पकड़ होना चाहिए आपका। आगे कौन पंचायती राज व्यवस्था के अंग है? देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था के अंग, पंचायती राज व्यवस्था के अंग की अगर हम लोग बात करें, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला परिषद, कौन इसके अंग है? तो अंग है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत,
पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय न है, हो सुनिए, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय न है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति या ब्लॉक पंचायत, और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो 2, 3 और 4। वही ग्राम सभा की हम बात करें तो यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? तो देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना में क्या है क्या नहीं है, प्रस्तावना में कौन शब्द है कौन शब्द नहीं है, याद रखना जरूरी है। यहां पर तो प्रस्तावना पता नहीं लगाया तो नहीं होगा। तो प्रस्तावना में बंधुता शब्द है, संप्रभुता है, समाजवाद है, संघवाद नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। प्रस्तावना को आप जरूर देख के जाएंगे। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? बिहार में। बिहार में, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 22। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? मूल संविधान में 8 गो था, वर्तमान में 12 गो है। 4 गो अनुसूची संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संविधानेतर है? नीति आयोग। नीति आयोग संविधानेतर है। बाद बाकी लोक सेवा आयोग का गठन 315 के तहत, वित्त आयोग का गठन 280 के तहत, निर्वाचन आयोग का गठन 324 के तहत। तो ये सब अगर देखा जाए तो ये सब जो है आपको संवैधानिक है। क्या है? संवैधानिक। अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को देता है। इस बात की चर्चा है अनुच्छेद 94 में। एक बात बाबू आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को, राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को, राज्यसभा के उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को, विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को, और विधानसभा के उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा के अध्यक्ष को, विधान परिषद के सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को, और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं, और मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। तो याद रखिएगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है? अनुच्छेद 228। अनुच्छेद 228। 226 तो यह कहता है कि जो है आपको उच्च न्यायालय रीट जारी करेगा। उच्च न्यायालय क्या जारी करेगा? रीट। 226 यह कहता है उच्च न्यायालय क्या जारी करेगा? रीट। और 227 की अगर हम लोग बात करें तो जो 227 है, 227 जो है उच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण और निर्देशन करे। कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? आप याद कीजिए, दिन में बताए हैं, परामर्शी अधिकार उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, ये सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, और सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी अधिकार देता है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? अंतिम टिप्पणी जो है आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है, क्योंकि भारत सरकार के सरकारी धन का संरक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही होता है। संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? शक्तियों का विभाजन संघात्मक की विशेषता, लिखित संविधान विशेषता है, न्यायिक पुनरावलोकन है। एकीकृत न्यायपालिका संघात्मक नहीं है। एकीकृत न्यायपालिका जो है आपको संघात्मक नहीं है, बल्कि एकीकृत न्यायपालिका जो है एकात्मक शासन प्रणाली के गुण है। एकात्मक आज हम दिन में बताए हैं, और पिछले दिन जो है रैपिड रिवीजन श्योर सिलेक्शन टेस्ट में भी जो है संघात्मक, एकात्मक, फिर जो है संसदीय अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता बताए हैं। और यहां से प्रश्न आते रहा, याद रखना है कि संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य किया गया है 44वां। पहली बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, दूसरी बार में मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है 44वां। सॉरी, लेकिन इसमें जो है पहली बार दूसरी बार कहां है? अगर सीधे तौर पर कहा जाए, सुनिए सुनिए, एक मिनट 42वां होगा, सॉरी 42वां होगा,
किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य किया गया? 42वां। लेकिन 44वां के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, दोबारा आने पर जो है उसे मानने के लिए बाध्य हो जाएगा। आगे आइए, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया? 22। कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? 275, अनुच्छेद 275। कोई मामला अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? यह तय करने का अंतिम अधिकार जो है आपको सर्वोच्च न्यायालय के पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और अवशिष्ट शक्ति के बारे में जानकारी अनुच्छेद 248 देता है और इस पर कानून बनाता है भारत की संसद, भारत की संसद। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य? 15, 7 गो राज्यसभा से। राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सा कथन असत्य है? राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, हाँ। राज्य विधानमंडल के बारे में जानकारी अनुच्छेद 168 देता है। अनुच्छेद 168 कहता है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर राज्य विधानमंडल का अंग बनता है, वह राज्य विधानमंडल का अंग होता है। सही है। मौत की सजा को माफ कर सकता है? नहीं। यही सत्य नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जिस प्रकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 क्षमादान का अधिकार देता है, राज्यपाल को अनुच्छेद 161 क्षमादान का अधिकार देता है। राष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। आंसर बी। 73वां संविधान संशोधन कहां लागू नहीं है? 73वां संविधान संशोधन कहां लागू नहीं है? देखिए बाबू, अगर आप स्मरण करें तो हम आपको बताए हैं, आज दिन में भी हम आपको बताए हैं, जो 73वां संविधान संशोधन है मेघालय, नागालैंड, दिल्ली, यहां पर जो है आपको लागू नहीं है। 2 और 3 तो एकदम होगा, जिस ऑप्शन में 2 और 3 है वही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। दिन में भी बताएं हम आपको, कितना बताएं। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य है? 245। अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? वित्त विधेयक से है। धन विधेयक की परिभाषा 110 में, अनुदान की मांग 113 में, विनियोग विधेयक 114 में। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया है? तो हस्ताक्षर हुआ है 1950 में, 1950 में, 1950 में हस्ताक्षर हुआ है। 1950 में जब संविधान बन गया था, तब जब संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई, तो इसी बैठक के बाद जो है आपको हस्ताक्षर हुआ था। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और 365 के तहत लागू होता है। 356 के तहत तब लागू होता है जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, और 365 के तहत तब लागू होता है जब केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन राज्य सरकार नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 4। पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान, 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश। आप याद कीजिए, दिन में बताए हैं। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला में, और आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को जो है महबूबनगर जिला में। आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? दोनों सदन से पारित होना जरूरी है। दोनों सदन से पारित होना जरूरी है, दोनों सदन से। लेकिन अगर मान लिया जाए लोकसभा सत्र में ना हो तो राज्यसभा पारित कर देगा 1 माह के भीतर, फिर वह लागू रहेगा। और जैसे ही लोकसभा सत्र में आएगा तो सत्र में आने के 1 माह के भीतर लोकसभा को भी उसे पारित करना होगा। आंसर दोनों सदन होगा इसे। कौन सी संसदीय समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, इसी वजह से जो है लोक लेखा समिति को कैग का यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का मित्र सहयोगी या मार्गदर्शक भी कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति। संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? 44वां संविधान संशोधन। देखिए, शुरू में संविधान में यह था कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति के आधार पर करेगा। लेकिन 44वां संविधान संशोधन के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया है।
जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन के रूप में काम नहीं करेगा। 92 अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्यपाल को की जाती है और राज्य वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 243 आई में है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू सही है। संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू एकदम सही है, एकदम सही है। संचालन समिति के एम मुंशी नहीं, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति अंबेडकर सही है। राज्य समिति राज्यों से समझौता करने वाली समिति जवाहरलाल नेहरू सही है। आंसर हो जाएगा सी। किसी संगठन के सदस्य को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? वंचित किया जा सकता है राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के खिलाफ। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। 75 के क्लाउज 3 को पढ़िए ना। किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? मतलब नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय में वाद योग्य नहीं होता है या प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 37 कहता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पद च्युत कर सकता है? कौन पद से हटा सकता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? अभी तुरंत थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे। इसका उत्तर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। इनमें सबसे पहले फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 87। आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण। सबसे पहले आर वेंकट रमन, फिर शंकर दयाल शर्मा, फिर के आर नारायण। आर एस के तो उल्टा पुल्टा लग रहा है हो। आर वेंकट रमन, हाँ डी होगा उत्तर। इसके बाद आर वेंकट रमन 1987 से 92। और फिर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97, 1992 से 97 और के आर नारायण 1997 से 2002। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा। आंसर डी होगा, डी। भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? राष्ट्रीय आपात के बारे में पूछ रहा है। 3 बार। 1962 भारत चीन युद्ध, 1971 भारत पाक युद्ध, 1975 आंतरिक अशांति। 3 बार। संविधान की उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता है: विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है बल्कि आर्थिक न्याय का उल्लेख है। आर्थिक न्याय का उल्लेख है, आर्थिक न्याय का उल्लेख है। और आर्थिक न्याय मौलिक अधिकार नहीं है। आर्थिक न्याय राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है? बलवंत राय मेहता समिति। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई है? आपको इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, सरकारिया आयोग होगा। सरकारिया आयोग। उद्देशिका में 42वें संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? 3 गो शब्द जोड़ा गया है: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, SPA। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जाता है? विधायी प्रक्रिया द्वारा, न्यायिक प्रक्रिया द्वारा, संसदीय प्रक्रिया द्वारा। किस प्रकार पद से हटाया जाता है? संसदीय प्रक्रिया द्वारा। संसदीय प्रक्रिया होगा, संसद के सदनों के द्वारा महाभियोग लाया जाता है। संसद के सदनों के द्वारा महाभियोग ला करके उसे पद से हटाया जाता है, तो संसदीय प्रक्रिया हो गया। देख रहे हैं भर दिन हम पढ़ाते हैं महाभियोग महाभियोग महाभियोग, ऑप्शन में महाभियोग देवे नहीं किया है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। कंपटीशन का आप एग्जाम दे रहे हैं, थोड़ा कॉमन सेंस भी होना चाहिए। कॉमन सेंस को मुसल्लफपुर हाट के बाजार में बेच करके नहीं जाना है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। इसी सब चीज को लेकर हम कहते हैं कि क्वेश्चन पर सोचना है, जुगाली करके निकालना है।
महाभियोग प्रक्रिया। जैसे यहां पर क्या आपको सोचना चाहिए, राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, अनुच्छेद 61। अब जैसे मान लिया जाए कोई विद्यार्थी होगा, वो एकदम बोका टाइप से होगा, दिमाग उमाग नहीं होगा, मानव है, सोचने का कोई क्षमता नहीं होगा, सुनी सुनाई बात पर रहता होगा, तो वो सोचेगा हे मास्टर तो ये पढ़ेबे नहीं किया। लेकिन जो थोड़ा कॉमन सेंस वाला होगा, थोड़ा अच्छा होगा, थोड़ा दिमागी होगा, वो सोचेगा महाभियोग द्वारा। महाभियोग कौन लगाता है? संसद। 1 मिनट में पहुंच गया संसदीय प्रक्रिया पर, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होगा। सीधे तौर पर नहीं आता है क्वेश्चन, जुगाली करके निकालना पड़ता है। संघात्मक सरकार में क्या होता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, न शक्ति का विकेंद्रीकरण, प्रांतों की श्रेष्ठता, केंद्र और राज्य में समानता, शक्तियों का एकत्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यानी शक्ति का बंटवारा होता है, केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा होता है, तब ना केंद्र बराबर राज्य होता है। शक्ति का बंटवारा होता है तब तो केंद्र बराबर राज्य होता है। एकात्मक में शक्ति का एकत्रीकरण होता है। तो आंसर ए होगा। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता? देखिए वीटो, वीटो लैटिन भाषा का शब्द है। वीटो 4 प्रकार का होता है: विशेषित वीटो, निलंबनकारी वीटो, आत्यांतिक वीटो, पॉकेट वीटो। भारत के राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो, आत्यांतिक वीटो और पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है, लेकिन विशेषित वीटो का प्रयोग नहीं करता है। भारत के राष्ट्रपति 3 प्रकार के वीटो का प्रयोग करता है: आत्यांतिक, पॉकेट और निलंबनकारी। विशेषित वीटो का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। और ये वीटो जो 4 प्रकार का होता है, ये चारों प्रकार के वीटो का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति करते। कौन करते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति। आपको पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो का प्रयोग एकमात्र भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में किया है, डाकघर संशोधन अधिनियम पर। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग है ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा, ग्राम सभा, ग्राम सभा। भारत में नए राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहां के गवर्नर थे? बिहार के। क्वेश्चन रिपीट कर दिया ये सब। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए की गई है? नागरिकों के लिए की गई है, नागरिकों के लिए। अगस्त 2017 में भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अगस्त 2017 में नए उपराष्ट्रपति बने थे वेंकैया नायडू, जो कि 2017 से 2022 तक रहे हैं। 2022 तक रहे हैं वेंकैया नायडू। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण? इस रीट के जरिए जो है आपको बंदी बनाए गए व्यक्ति को लेकर यह कहा जाता है कि उसे 24 घंटा के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी है सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी है सरोजिनी नायडू, और यह भी उत्तर प्रदेश की ही बनी है। और बिहार की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बनी है श्रीमती राबड़ी देवी। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है? हाँ। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है? हाँ। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है? सरकार की आलोचना करता है? ना। इन आधारों पर नहीं होता है। 1-2 आंसर सी, 231 सी। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? लोकसभा का सदस्य हो यह आवश्यक नहीं है, बल्कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो आवश्यक है। हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार थे। देखिए 2012 में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस के तरफ से उम्मीदवार थे कौन? तो कांग्रेस के तरफ से उम्मीदवार थे प्रणब मुखर्जी, और बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार थे पीएस संगमा। तो प्रणब मुखर्जी की जीत हुई, संगमा की हार हुई, तो पराजित उम्मीदवार थे पीएस संगमा। भारतीय संविधान में कितने अध्याय है? मूलतः 22 अध्याय है, 22 भाग है। भारत सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई है? 2005 में। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित आर्टिकल है, तो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है
स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है, स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा 19 से 22, तो 19 हो जाएगा उत्तर 19। ये तो 15 17 ये सब तो समानता के अधिकार से संबंधित, आंसर 19। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर करते हैं और संयुक्त अधिवेशन बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल दीर्घतम रहा है, यानी सबसे लंबा रहा है? राजेंद्र प्रसाद, 1950 से 1962, 12 बरस तक। इनका 5 बरस रहा है, इनका भी 5 बरस रहा है और इनका भी 5 बरस रहा है। सबसे लंबा कार्यकाल रहा है राजेंद्र प्रसाद, दीर्घतम यानी सबसे लंबा राजेंद्र प्रसाद। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 73वां। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 76 के तहत। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। राज्य परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के महान्यायवादी को कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष या उससे ऊपर। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष। दिन में भी विस्तार पूर्वक बताएं, सबका बताएं। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? संसद, तब तो उसको संसदीय प्रक्रिया कहा जाता है। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? जम्मू कश्मीर। जिस प्रकार अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है, उसी प्रकार अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष राज्य का दर्जा देता है। महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष राज्य का दर्जा देता है। फिर 371 का ए जो है आपको नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा देता है। नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा देता है। फिर 371 का बी पिछले दिनों जो है हम आपको बताए हुए थे, लास्ट में जब हम आपको क्लास लिए थे। कौन सा क्लास? लास्ट दिन जो रैपिड रिवीजन सीजन में हम आपको क्लास लिए थे, आपको याद और है? उसमें हम आपको बताए हुए थे, पूरा का पूरा जो है हम आपको बताए थे। 371 बी के तहत असम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। फिर 371 सी की अगर हम बात करें तो 371 सी के तहत मणिपुर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। मणिपुर को 371 डी और ई की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश को डीई। इसके बाद एफ के तहत फूफा को सिक्किम लेकर चलिए, सिक्किम। 371 एफ के बाद 371 जी, एफ के बाद जी, 371 जी। इसके तहत जो है मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा, मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा। और 371 जी के बाद एच के तहत अरुणाचल प्रदेश को, फिर 371 आई के तहत गोवा को, और 371 जे के तहत कर्नाटक को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो 370 के तहत जम्मू कश्मीर, 371 के तहत महाराष्ट्र गुजरात, 371 ए नागालैंड, बी असम, सी मणिपुर, डी ई आंध्र प्रदेश, एफ सिक्किम, जी मिजोरम, एच अरुणाचल प्रदेश, आई गोवा, कर्नाटक, जे। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई है? पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई है 1916 में। कब हुई है? 1916 में। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। बिहार का जहां तक सवाल है, बिहार का लोकसभा में 40 सीट है, राज्यसभा में 16 सीट है, बिहार विधानसभा में 243 सीट है, बिहार विधान परिषद में 75 सीट है। खत्म हो गया इस प्रकार, ठीक है ना। लेकिन हाँ सुनिए, अभी कुछ और, बस कुछ पीपीटी हम आपके लिए लेकर के आए थे, और हम आपको सबसे पहले बता दें कि क्या बता दें, हम आपको सबसे पहले ये बता दें, जिस प्रकार आज टारगेट लेकर के जो है पूरा पॉलिटी खत्म कर दिए, उसी प्रकार कल टारगेट लेकर के जो है पूरा इतिहास खत्म कर देंगे, एक बार रिकॉल करवा देंगे। कल ज्योग्राफी सोचे थे, लेकिन ज्योग्राफी पे थोड़ा काम करना है, इसी वजह से कल इतिहास करवा रहे। इतिहास पर काम कर चुके हैं हम, तो कल जो है इतिहास के सेशन में हम आपके साथ मिलेंगे, ठीक है ना बाबू। सुबह में 10 बजे से। लेकिन यहां पर कुछ पीपीटी हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं है, इसी वजह से हड़बड़ाइए मत,
और ये पीपीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसी वजह से जो है थोड़ा सा देख लीजिए बस। देखिए बाबू, एगो निवारक निरोध कानून है, देखिए समझिए आप। निवारक निरोध कानून, निवारक निरोध कानून, निवारक निरोध कानून जानते हैं, अनुच्छेद 22 में 2 खंड है, अनुच्छेद 22 में 2 खंड है। अनुच्छेद 22 की अगर हम लोग बात करें तो आइएगा आप समझिएगा, थोड़ा बैठ जाते हैं। अनुच्छेद 22 में 2 गो खंड है। तुम बोल रहा था 12 घंटा में जी खत्म नहीं हुआ, अपलोड नहीं होगा, काहे? लाइव अथी नहीं होगा, अच्छा ठीक है। तो सुनिए, देखिए बाबू, जैसे बात समझिएगा आप। कौन बोल रहा है? अच्छा ठीक है, छोड़िए ना, सुनिए अब, सुनिए। आपको जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 22 है, उसमें 2 खंड है। दूसरे खंड में निवारक निरोध कानून की चर्चा है। निवारक निरोध कानून की तुलना रोलेक्ट एक्ट से की जाती है। जैसे रोलेक्ट एक्ट में क्या होता था, किसी पर अगर संदेह भी हो जाता था तो उस आधार पर भी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, भले क्रांतिकारी घटना को अंजाम दिया हो या ना दिया हो। उसी प्रकार आपको निवारक निरोध कानून के तहत आपने घटना को अंजाम दिया है या नहीं दिया है, अगर आप पे शक हो गया कि आप घटना को अंजाम दे सकते हैं तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। इसकी तुलना रोलेक्ट एक्ट कानून से की गई है। इसे संविधान की आवश्यक बुराई बताई गई है, और इसके तहत अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो अधिकतम 3 माह तक नजरबंद किया जा सकता है, और उससे ज्यादा समय तक भी किया जा सकता है। आपको जब देश आजाद हुआ तो शुरुआत से ही पाकिस्तान देश के भीतर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता रहा। तो आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने को लेकर जो है भारत की संसद ने कुछ निवारक निरोध कानून बनाया है। उसमें पहला है निवारक निरोध अधिनियम 1950, जो 1969 में समाप्त हो गया। दूसरा है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में आया, जो 1971 में आया और जो 1978 में समाप्त कर दिया गया। फिर इसके बाद विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम 1974 में आया। फिर आपको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में आया। चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 में आया, 1980 में आया। फिर आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम टाडा 1985 में आया, 1995 में समाप्त हुआ। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ व्यापार निवारण अधिनियम 1988 में आया। आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा 2002 में आया, जिसे 2004 में निरस्त कर दिया गया। तो ये सब कुछ प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम है। इसको आपको जरूर याद रखना है कौन कब आया है, समझ गए ना। इसके बाद देखिए, और भी आपके लिए जो है कुछ पीपीटी हम लगाए थे, तो क्लास के दौरान बहुत तो करवाए भी हैं, और देख लेते हैं कौन कौन बाकी है। जो थोड़ा बहुत बाकी होगा वो भी जो है करवा ही देते हैं। और जो बैच के बच्चे हैं उनको 14 के बाद 15 को बुलाएंगे, और 15 को जो है आपको जरूर आना है, और कार्ड लेकर के आना है। बिना कार्ड का किसी को कोई एंट्री नहीं मिलेगा, इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, समझे ना। तो यहां पर कुछ चीज जो है हम आपको बाबू बताना चाहते हैं, कुछ चीज और याद करवाना चाहते हैं। एक चीज ये हम याद करवाना चाहते हैं कि आप गौर किए होंगे कि कौन समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं, यहां से एग्जाम में प्रश्न आया है। तो एक बात बाबू आप समझिए, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया है, और आपको जो है संविधान निर्माण करने वाली समिति ने जो है आपको
8 बड़ी संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया है। संविधान निर्माण को लेकर 8 बड़ी समिति और 13 छोटी समिति का गठन किया गया। और जो 8 बड़ी समिति है, अलग अलग समिति के अध्यक्ष अलग अलग व्यक्ति बने हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। और आपके एग्जाम में एक बार ये भी पूछा है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य है और कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी, सरलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी आयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, N माधवराव, TT कृष्णामाचारी। N माधवराव ने BL मित्रा का स्थान लिया, TT कृष्णामाचारी ने DP खेतान का स्थान लिया। इसके बाद मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, अभी बताए थे ना, लेकिन कार्य संचालन KM मुंशी। ये सब बड़ी समिति है और सामान्यतः बड़ी समिति के अध्यक्ष को ही याद रखिएगा, लेकिन छोटी समिति भी है, छोटी समिति के अध्यक्ष को भी हम लोग देख लेते हैं। सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया, कार्य संचालन समिति KM मुंशी, संचालन समिति सीधा पूछेगा राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि अध्यक्ष थे, संचालन काम वही करते थे, तो संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन कौसे, कार्य कौसे KM मुंशी, कार्य संचालन KM मुंशी। वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद। इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन रहता है, राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति GB मौलंकर, फिर प्रत्यातक समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति S बरदाचारी, भाषाई प्रांत आयोग SK डार, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति B पट्टाभी सीतारमैया, प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन, नागरिकता पर तदर्थ समिति S बरदाचारी, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति नलिनी रंजन सरकार। इस संस्थान का जो नोट है उसमें है, याद रखिएगा। मुख्य तौर पर बड़ी समिति जो है आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा एक चीज, आपको जो है एक बात हम बताना चाहते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व, आजादी से पूर्व, अगस्त 1947 से पूर्व 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो अंतरिम सरकार में परिषद के उपाध्यक्ष राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले नेहरू जी के पास, गृह सूचना एवं प्रसारण पटेल जी के पास, खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति जॉन मथाई, श्रम जगजीवन राम, रक्षा सरदार बलदेव सिंह, कार्य खान एवं ऊर्जा CH भाभा, वित्त लियाकत अली, डाक एवं वायु अब्दुल रब नस्तर, रेलवे एवं परिवहन आसफ अली, शिक्षा एवं कला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। फिर इसके बाद आपको वाणिज्य II चुंदरीगढ़, स्वास्थ्य गजाम्फर अली खां, विधि जोगेंद्रनाथ मंडल। इसमें जो आपको लियाकत अली खां थे, II चुंदरीगढ़ थे, गजाम्फर अली खां थे, जोगेंद्रनाथ मंडल थे, अब्दुल रब नस्तर थे, ये पांचों मुस्लिम लीग के सदस्य थे। और मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में शुरू में शामिल नहीं हुआ था, बाद में अक्टूबर 1946 में शामिल हुआ था। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। पंडित नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष तथा वायसराय माउंटबेटन परिषद के अध्यक्ष थे। आपको जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसमें परिषद के अध्यक्ष वायसराय माउंटबेटन थे और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए यहां पर ई होता है, थोड़ा देखिएगा। इसके बाद आगे आइएगा। इसके बाद जब हमारे देश को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो आजाद भारत में प्रधानमंत्री नेहरू जी, प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। फिर इसके बाद
और मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के प्रथम शिक्षा मंत्री बने आजाद भारत में। इसी वजह से इनके जन्म दिवस 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर इसके बाद रेलवे एवं परिवहन जॉन मथाई, वित्त विभाग वित्त मंत्री आर के सन्मुखम शेट्टी, विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देश के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। श्रम मंत्री जगजीवन राम, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, वाणिज्य CH बाभा, संचार रफी अहमद किदवई, उद्योग एवं आपूर्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कार्य खान एवं ऊर्जा नरहरि विष्णु गौडगिल। और एक बात जानिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में 14 गो मंत्री था। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कितने मंत्री? 14। और नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री बने सर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इन्होंने 1951 में जाकर के भारतीय जनसंघ को स्थापित किया। वही भारतीय जनसंघ 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी बनी, याद रखिएगा। इसके बाद एक चीज और बाबू आप जान लीजिए, देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग कार्मिक मंत्रालय के अधीन है। कौन कौन मंत्रालय के अधीन होता है, इसको भी याद रखिएगा। तो केंद्रीय सूचना आयोग कार्मिक मंत्रालय के अधीन, वित्त आयोग वित्त मंत्रालय के अधीन, संघ लोक सेवा आयोग कार्मिक मंत्रालय के अधीन, अंतर्राज्यीय परिषद गृह मंत्रालय के अधीन, कर्मचारी चयन आयोग कार्मिक मंत्रालय के अधीन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन, केंद्रीय सतर्कता आयोग कार्मिक मंत्रालय के अधीन, क्षेत्रीय परिषद गृह मंत्रालय के अधीन, केंद्रीय जांच ब्यूरो कार्मिक मंत्रालय के अधीन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी गृह मंत्रालय के अधीन, भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन। इसके बाद उत्तरी पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन, केंद्रीय प्रशासनिक न्याय अधिकरण कार्मिक मंत्रालय के अधीन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अधीन, महिला आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन, वस्तु एवं सेवा कर परिषद वित्त मंत्रालय के अधीन, लोकपाल कार्मिक मंत्रालय के अधीन, आपदा प्रबंधन गृह मंत्रालय के अधीन, अटॉर्नी जनरल कानून और न्याय मंत्रालय के अधीन, भारत के सॉलिसिटर जनरल कानून और न्याय मंत्रालय के अधीन, विधि आयोग कानून और न्याय मंत्रालय के अधीन, भारत का चुनाव आयोग कानून और न्याय मंत्रालय के अधीन, ये सब आते हैं। इसके अलावे बाबू अगर हम लोग देखें, 12 बज गया ना, इसके अलावे बाबू अगर हम लोग देखें तो इसके अलावे जैसे कुछ जो महत्वपूर्ण पद है, इसके अलावे अगर हम लोग देखें तो भारत का परिसीमन आयोग कानून एवं न्याय मंत्रालय के अधीन, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अधीन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कानून और न्याय मंत्रालय के अधीन, नीति आयोग योजना मंत्रालय के अधीन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक वित्त मंत्रालय के अधीन आते हैं। इसको भी जो है आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद बस, ज्यादा नहीं है बाबू लोग, टेंशन नहीं लेना है, एकदम नहीं टेंशन लेना है, कुछ ना है, 5-10 मिनट और 12 बज गया है, रात में हमको भी सुबह में आना है, टेंशन एकदम नहीं लेना है। उपराष्ट्रपति, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कार्यकाल 52 से 62, द्वितीय जाकिर हुसैन कार्यकाल 62 से 67, तृतीय बीबी गिरी 67 से 69, चौथा गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74, पांचवा बीडी जत्ती 1974 से 79, छठा एम हिदायतुल्ला 1979 से 84, सातवां आर वेंकटरमन 84 से 87, आठवां शंकर दयाल शर्मा 87 से 92, नौवां के आर नारायण 92 से 97, 10वां कृष्णकांत 97 से 2002। इसके बाद 11वां भैरों सिंह शेखावत 2002 से 7, 12वां मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017, 13वां वेंकैया नायडू 2017 से 22, 14वां जगदीप धनखड़ 2022 से 25 और 15वां देश के उपराष्ट्रपति बने हैं कौन? तो 15वां देश के उपराष्ट्रपति बने हैं कौन बताइए? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन, और सीपी राधाकृष्णन जो है विपक्ष के उम्मीदवार किसको हराए हैं? सुदर्शन रेड्डी को।
कितने मतों से? 152 मतों से हराए हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावे देश के अब तक के प्रधानमंत्री, देश के अब तक के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, देश के अब तक के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1947 से 64, फिर गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक बने, फिर द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, फिर अगले गुलजारी लाल नंदा जो है कार्यवाहक बने, फिर अगले इंदिरा गांधी, देश की प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1966 से 67, मोरारजी देसाई 67 से 79, मोरारजी देसाई देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने और मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने हैं। चौधरी चरण सिंह 1979 से 80, ये एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किए। इंदिरा गांधी 1980 से 84, राजीव गांधी 84 से 89, राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं। बीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 90 और विश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाए गए हैं। चंद्रशेखर 90 से 91, पीवी नरसिम्हा राव 91 से 96, अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996, एचडी देवगौड़ा 1996 से 97, आईके गुजराल 97 से 98, अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004, मनमोहन सिंह 2004 से 14, नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक। याद रखिएगा, ये सब कार्यकाल जरूर याद रखना है। इसके अलावे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने हैं और पटेल जी नेहरू जी के समय उप प्रधानमंत्री थे और उप प्रधानमंत्री का पद जो है कोई संवैधानिक पद नहीं है, राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए जो है यह पद लाया जाता है। द्वितीय उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के समय चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तो 2 उप प्रधानमंत्री था, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। फिर जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे तो 1 उप प्रधानमंत्री था वाईवी चौहान। और फिर 1989 से 1990 के बीच में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे तो उप प्रधानमंत्री देवीलाल, और 1990 से 91 में जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे तो उप प्रधानमंत्री देवीलाल, और जब 2002 से 2004 में प्रधानमंत्री अटल जी थे तो उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी थे। चलिए बस हो गया। अगर आप सुबह वाला सेशन किए होंगे, सुबह वाला सेशन अगर आप किए होंगे और उसके बाद जो है सुबह में 1 से लेकर 76 तक अगर आप किए होंगे, 1 से लेकर 76 तक अगर आप किए होंगे तो फिर, और अभी पुनः आप ये सेशन किए होंगे तो फिर हमको लगता है पूरा का पूरा पॉलिटी जो है एक बार आपका रिकॉल जरूर हो गया होगा, 100% रिकॉल हुआ होगा, नहीं का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। समझ गए ना? लगभग सब कुछ हम पॉलिटी में जो है पढ़ाए हैं और जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है उसी प्रश्न को आधार बना करके जो है हमने आपको पूरा पॉलिटी रिवीजन करवाने का प्रयास किया। और एक बार ये सब प्रश्न पूछा है तो आप विश्वास मानिए ये सब प्रश्न जो है दोबारा भी आपसे पूछ सकता है, इसके इर्द गिर्द का चीज ही जो है दोबारा आपसे पूछेगा। और इस प्रकार से एक्सप्रेस रिवीजन फुल सिलेबस, एक्सप्रेस रिवीजन फुल सिलेबस रिवीजन का पहला दिन आज समाप्त हुआ और कल हम इतिहास लेकर के आपके बीच आएंगे। और कल इतिहास, जैसे आज आज 2 सब्जेक्ट खत्म हुआ है, फिजिक्स और पॉलिटी, कल इतिहास और केमिस्ट्री खत्म होगा। कल पहले हम इतिहास पूरा खत्म कर देंगे, उसके बाद केमिस्ट्री लगेगा, ठीक है ना? तो इसी प्रकार कैसा लगा आपको सेशन? आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल सुबह में 10 बजे। धन्यवाद सभी लोगों का।